हम्म, हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ लिए थे। और हाँ। और अब हम लोग नेक्स्ट जो है असेसमेंट मेथड पढ़ेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। आपने देखा होगा क्या क्या एक्टिविटीज थे, याद आ रहा है? हेलो, हाँ सर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक्टिविटीज याद आ रहे हैं? हाँ, सर वो हम लोग को देखना होता था कि उन्हें क्या बीमारी है। हाँ। डायग्नोसिस, थेरेपी। डायग्नोसिस, थेरेपी। मेरा फोटो आ रहा था। हाँ सर। हाँ, तो उसमें आप थेरेपी हम लोग इंटरवेंशन था। एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं असेसमेंट, ठीक है ना? डायग्नोसिस एंड असेसमेंट। डायग्नोसिस असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई बताइए असेसमेंट क्या था, क्या बताए थे असेसमेंट के बारे में? क्या है असेसमेंट? हमें बीमारी को जानना होता है कि वो क्या है, उसके हम्म बारे में। हम्म। कोई बताओ दीपा, असेसमेंट क्या था? एक्टिविटीज में पढ़े थे हम लोग। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एक्टिविटीज में असेसमेंट था, तो शायद याद है। सर आप ना इससे रिलेटेड ना कुछ भेजे नहीं थे। अच्छा, हम बताए थे कि जो असेसमेंट होता है, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? एक डिजीज का पता लगाना है इसमें। कुछ आ रहा है स्क्रीन शेयर पर? यस सर। हाँ, Assessment is closely and uniquely associated with the identity of clinical क्लिनिकल psychology, साइकोलॉजी असेसमेंट than बताए of थे, the other mental हेल्थ health प्रोफेशनल। professional, असेसमेंट हम बताए थे हम लोग। psychiatric। असेसमेंट बताए थे कि यह ऐसा एक्टिविटीज है क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो जिससे उसकी उनकी पहचान जुड़ी हुई है कि नहीं? अगर आप क्लिनिकल Yes, identity। साइकोलॉजिस्ट हैं तो यह जो काम है, यह काम एक्चुअली आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पहचान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अदर मेंटल जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक साइकेट्रिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, या काउंसलर हैं, या नॉन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वह इस काम को उतनी उतने इस काम के लिए वो उतना ट्रेंड नहीं है, या उसकी इसकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है असेसमेंट की, ठीक है ना? तो यह उनकी एक मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जॉब में से माना जाएगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का असेसमेंट करना, ठीक है ना? तो जिस जिस हद तक इनको ट्रेनिंग दी जाती है असेस करने का, रोगियों को असेसमेंट करने का, इस कारण से असेसमेंट जो है, असेसमेंट की जो टेक्निक है या असेसमेंट जो एक्टिविटीज़ है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एक पहचान बनाती है कि वो असेसमेंट का काम भी करते हैं, ठीक है? तो हम बताए थे असेसमेंट क्या था। तो असेसमेंट द वे ऑफ गेथरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट सिम्टम्स, मेंटल स्टेट, बिहेवियर एंड बैकग्राउंड और फैमिली हिस्ट्री। असेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग? सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग गैदर करते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं? तो पेशेंट्स के, पेशेंट के बारे में। पेशेंट का जो सिम्टम्स है, उसका मेंटल स्टेट्स है, उसके बिहेवियर है, उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली हिस्ट्री, इन सारे के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद जो हमें डेटा मिलता है, उस आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं कि व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का डिसऑर्डर है, ठीक है ना? तो इसमें से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो प्रॉब्लम ले क्या लिए सर। होगी है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख लीजिएगा उसके बाद में स्क्रीनशॉट। तो पहली चीज बताया कि असेसमेंट एक सबसे प्रोमिनेंट जॉब होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का।
एंड असेसमेंट का मुख्य पर्पस यही है कि वो सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं पेशेंट्स के बारे में, पेशेंट्स के फैमिली हिस्ट्री के बारे में मिलते हैं, पेशेंट्स का बिहेवियर पैटर्न के बारे में मिलता है, उसका मेंटल स्टेटस, सिम्टम्स क्या है, और इसके आधार पर जो डेटा हमें मिलता है, यह डेटा हमें मदद करती है डायग्नोसिस करने में, यानी रोग के निर्धारण में, निदान में कि किस प्रकार कौन सी बीमारी है। कौन सी बीमारी है। तो जब तक असेसमेंट करेंगे नहीं तो रोग का निर्धारण या रोग के बारे में जांच समझना बड़ा प्रॉब्लम होगा फिर। इसके साथ साथ ही ये एक व्यक्ति के बारे में एक अच्छी समझ भी देता है, ठीक है ना। सो अगर उसके सारी कठिनाइयों का, उसकी सारी समस्याओं का अगर हमको अच्छी समझ होगी, यानी कि व्यक्ति के बारे में एक संपूर्ण ज्ञान होगा, तो इसका यह फायदा होगा कि हम एक डिजरायबल कोर्स ऑफ एक्शन या ट्रीटमेंट, यानी कि हम उसके ट्रीटमेंट का प्लान कर सकते हैं, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे फ्यूचर में, यानी उसके इलाज से से हम एक निर्णय ले सकते हैं, या किस प्रकार की उसको थेरेपी देनी चाहिए, इस कौन सी थेरेपी उसके लिए मोस्ट सुटेबल होगा, इस प्रकार का हम जजमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से असेसमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मगर ये ध्यान रखते हैं कि असेसमेंट है वो बेस्ड ऑन एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस का मतलब ये है कि जो हम असेस कर रहे हैं वो उस असेसमेंट में साइंटिफिकली असेसमेंट होना चाहिए, सही और अच्छे तरीके से हम उस चीज़ को असेस करें, ठीक है ना। तो असेसमेंट का एक अच्छा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, यानी कि हमें सही तरीके से व्यक्ति को असेस करना है, ठीक है ना। तो असेसमेंट समझ में आ गया। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट एक Yes, प्रोसेस sir. gathering the information about the patients regarding his mental states, his behavior and background of behavior and background, family history, and this help us to take decision for the therapy, at the same time to take decision what sort of problem is having with the patient, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है असेसमेंट है वो डिफरेंट टाइप के असेसमेंट्स यूज करते हैं, यानी कि व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का बहुत सारे असेसमेंट मेथड है, असेसमेंट टूल्स हैं, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन मेथड है, टेस्टिंग है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन मेथड है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे किस किस प्रकार के टेस्टिंग्स यूज करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट यूज कर सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, और अचीवमेंट टेस्ट हो सकता है, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ये सारे टेस्ट के माध्यम से भी असेसमेंट किया जाता है। और फिर इंटरव्यू मेथड होता है, ठीक है ना, इंटरव्यू मेथड। तो हाँ, 2-3 मेथड हम लोग दिखाई देते हैं। साक्षात्कार विधि होती है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड है, और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार मेथड है। क्लियर है? ओके, जो असेसमेंट मेथड है, अगेन ध्यान रखते हैं कि क्लिनिकल असेसमेंट इन्वॉल्व्स एन इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। असेसमेंट मेथड से हमें व्यक्ति के स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस के बारे में पता चलता है, ठीक है ना, और हम उसके प्रॉब्लम्स को कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, नेचर ऑफ इलनेस, उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी मिल सकती है हमको असेसमेंट से, और हम उसके प्रॉब्लम्स के कारण को भी पता लगा सकते हैं। असेसमेंट मेथड से इन सारी चीज़ों का पता चलता है, ठीक है ना। सो इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट का हमारे क्लाइंट के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम पैदा कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें असेसमेंट था ना। क्वेश्चन ये उठता है कि असेसमेंट इतना जरूरी क्यों है। एक प्रश्न है कि व्हाई असेसमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ठीक है, हमें तो पता चल गया कि असेसमेंट से हम व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी असेसमेंट क्यों है, या असेसमेंट का इतना एक अच्छा असेसमेंट का होना क्यों जरूरी है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, यह जान लेना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो एक केस स्टडी हम लोग देखते हैं।
इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, केस स्टडी है। एक बच्चा है, उसका नाम है बिल्ली, बिल्ले बिल्ली, ठीक है ना, बिल्ली बिल्ली। लिया हूँ, ठीक है ना, केस स्टडी है। तो यहाँ देखिए कि इस प्रकार से उसके स्टडी को अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि असेसमेंट का कितना ये जो बिल्ली जो है 3rd ग्रेड का क्लास 3 में पढ़ता है, स्टूडेंट्स है, बच्चा क्लास 3 में पढ़ता है। और उसके जो टीचर हैं उसके बारे में बहुत सारे बिहेवियर के बारे में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में उसके पेरेंट्स से उसके टीचर रिपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो बिल्ली है वो बहुत ही बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, ठीक है ना, बहुत बातें करता है, इसका ध्यान पढ़ाई में लगता नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाता है एक जगह, डिस्ट्रैक्टेड रहता है हमेशा, ठीक है ना, बहुत ही एग्रेसिव है, आक्रामक इसका जो बिहेवियर है, तब कई दूसरे बच्चों से झगड़ा कर लेता है, मारपीट करता है, ठीक है ना, मतलब स्थिर नहीं है वो एकदम से, और फोकस नहीं कर पाता है अपने स्टडी पर या अपने किसी पर्टिकुलर काम पे, और बहुत ही इम्पल्सिव नेचर का है, आवेगी है, और इरेटिक है, और हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव मतलब अति सक्रिय, अति संवेदनशील और अति सक्रिय है। तो मतलब कि पूरे क्लास में जो है वो एकदम से डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह एक्ट करता है, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, अन्य बच्चों के साथ मारपीट करना या उसके साथ झगड़ा करना, काम में फोकस नहीं रहता है। इस प्रकार के जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं टीचर्स हैं वो उसके पेरेंट्स को बताते हैं। मच ऑफ द बिहेवियर जो है इसका बिल्ली का घर में भी लगभग सेम टाइप का ही है, घर में भी लगभग उसी टाइप से ही एक्ट करता है जैसे स्कूल में वो कर रहा है। सो घर में भी ही इज वेरी मच डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और साथ ही साथ उसका जो मार्क्स है पढ़ाई लिखाई में, जो उसके जो परफॉर्मेंस है वो भी पुअर हो रहा है, क्लास में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। नाउ बिल्ली के फैमिलीज जो हैं सोचे कि लगता है कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चे के साथ, और उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को लेके गए फैमिली फिजिशियन के पास। फिजिशियन होता है नॉर्मल डॉक्टर, जहाँ पर हम लोग अपना चेकअप करवाते हैं, वो फिजिशियन के पास ले गए। देन फिजिशियन जो है अपना सारा चेकअप किया, फिजिकली चेकअप किया, एंड वैसा उसको कुछ नजर नहीं आया कि बिल्ली के अंदर किसी प्रकार का फिजिकल प्रॉब्लम हो, मतलब कि शरीर से संबंधित कोई प्रॉब्लम उसको नजर नहीं आया। उसको लगा कि शरीर से संबंधित ये सारी चीजें इसकी सब ठीक ठाक है, शरीर से कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने सजेस्ट किया कि आप अपने बच्चे को न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है अगेन वो उसे लगा कि अगर फिजिकली बॉडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, तो उसने न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर किया वहाँ से, ठीक है ना। उसके जो पेरेंट्स हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास थे। न्यूरोलॉजिस्ट जो है, न्यूरोलॉजिस्ट समझते हैं ना, न्यूरो वाला डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जब वो गए तो न्यूरोलॉजिस्ट ने उसका एग्जाम पूरी उसकी स्थिति बताया, उसके बारे में बिल्ली के बिहेवियर पैटर्न के बारे में उन्होंने बताया, और यही बताया कि हम इसको फिजिशियन से दिखवा के ला रहे हैं और ये आपको आपके यहाँ रेफर किया गया। न्यूरोलॉजिस्ट जो थे वो अपना अलग एग्जामिनेशन लिया उन्होंने, ठीक है ना, जो भी अपना MRIs और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्रामिंग टेस्टिंग होती है वो सब, और फर्दर मेडिकल हिस्ट्री इन्होंने सब कुछ देखा। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट जो है कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ही वाज अनेबल टू डायग्नोसिस द प्रॉब्लम, एक्चुअली व्हाट द प्रॉब्लम इज हैविंग, ही वाज अनेबल टू डायग्नोसिस, ठीक है ना, एक डेफिनेट डिसीजन लेने में ही वाज स्टिल नॉट एबल, क्योंकि उसने देखा कि कोई इस प्रकार का कोई बर्थ ट्रॉमा टाइप हिस्ट्री नहीं है, कोई हेड इंजरी नहीं है, किसी प्रकार का इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी होती है, ऐसा कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी उसको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम जो बिहेवियरल हिस्ट्री बताया जा रहा है उसके बारे में, जो रिपोर्ट आ रही है उसके पेरेंट्स से या जो रिपोर्ट आई है फिजिशियन से, ये तो कंफर्म है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ है, ठीक है ना। आम बच्चे की तरह तो नहीं है, देयर इज सम प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ प्रॉब्लम उसके साथ। आम बच्चों से अलग है। हाँ, क्या बोला कांक्षा, कुछ बोल रही थी? आम बच्चों से अलग है वो। आम बच्चों से अलग है, कहना मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि इसको हम नॉर्मल मान सकते हैं। फिजिशियंस ने देखा बॉडी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट ने अपना सारा चेकअप किया तो उनको कहीं इस प्रकार का नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बिहेवियर पैटर्न में तो दिख रहा है कि बिहेवियर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। सो उसने उसके हिसाब से, न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से एक जगह उसको लग रहा है कि इसको अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक ADHD करके डिसऑर्डर आता है,
हम लोग इसको अगर अब नॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, ADHD डिसऑर्डर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है ना। जनरली इस प्रकार के डिसऑर्डर में जो बच्चे होते हैं वो जो सिम्टम्स से दिखा रहा है उसी टाइप सिम्टम्स उसमें लगभग नजर आते हैं ADHD में, ठीक है। ADHD इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। ठीक इस प्रकार के प्रॉब्लम के पीछे बायोलॉजिकल रीजन माना जाता है कि बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं और इसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा या साइकेट्रिस्ट के द्वारा, ठीक है ना। मेडिसिन दिया जाता है। तो जो उसका सिम्टम्स है वो सिम्टम्स जो है वो कंफर्म कर रहा है कि उसको ADHD हो सकता है, ठीक है ना। सिम्टम्स जो है वो AD अटेंशन डेफिशिट, यानी कि अटेंशन को बढ़िया से फोकस नहीं कर रहा, अटेंशन उसका फोकस नहीं कर पा रहा है। एट द सेम टाइम उसके जो एग्रेसिव बिहेवियर है, हाइपर एक्टिव है, ये सारे सिम्टम्स बता रहे हैं कि उसको ADHD समटाइम्स हो सकता है। और न्यूरोलॉजिस्ट को लगता है कि ये बीमारी शायद है, वो डायग्नोसिस के इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। मगर इसके बावजूद जो न्यूरोलॉजिस्ट था वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल माइंडेड था, ठीक है ना, और उन्होंने कुछ और भी चीजें ऑब्जर्व की। ये तो उसका निर्णय सिम्टम्स के आधार पर ये मतलब निर्णय पर पहुंच रहा था, बट बावजूद इसके थोड़ी सी उसका ओरिएंटेशन साइकोलॉजी के प्रति भी ओरिएंटेशन था और उन्होंने कुछ चीजें जो है वो नोटिस की। और जब उसके पेरेंट्स से बातचीत हुआ है, बिल्ली के पेरेंट्स से बातचीत जब उसने किया तो उसने पाया कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द पेरेंट आल्सो, पेरेंट्स के साथ कुछ न कुछ समस्या है। तो उसने जब सब पूछताछ शुरू की तो पाया कि जो उसके हस्बैंड है हार्डली घर पे रहते हैं, ठीक है ना, हार्डली घर पे रहते हैं और हाईली एम्बिशियस नेचर के हैं। एम्बिशियस मतलब कि बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अपने जॉब में ही रमे हुए हैं, मतलब कि जॉब का धुन सवार हुआ है, महत्वाकांक्षा का स्तर बहुत बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और पूरी तरह से अपने जॉब में लगे हुए हैं। अच्छा, मदर जो है वो अपने आप को फील कर रही है नेग्लेक्टेड, तो इससे निकलने के लिए, उससे रिएक्ट करने के लिए वो अपने आप को कुछ अदर काम में इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है ना। शी फील हर सेल्फ नेग्लेक्टेड इन हर हाउस। सो वो क्या है कि कम्युनिटी सर्विसेज में, सामाजिक कार्य, सामुदायिक कार्यों में अपना अपना योगदान दे रही है, ठीक है ना। घर के अफेयर्स में शी इज नॉट बॉदर्ड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज स्पेंडिंग फॉर कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल सर्विसेज में, ठीक है। तो बिली जब घर आता है तो पेरेंट्स तो उसके पास रहते नहीं है, या पेरेंट्स अगर है भी तो वो अपने आप में ही लगे रहते हैं, ठीक है ना। मदर जो है वो या तो हाँ, या तो वो कम्युनिटी सर्विसेज में फंड रेज करने का या कुछ और काम कर रही है, फादर अपने काम में बिजी हुए हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि बिली को अपने घर में पेरेंट्स के द्वारा समय नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता। ठीक है ना। दोनों से उनको समय नहीं मिल रहा है। नाउ अब ये जो न्यूरोलॉजिस्ट है यहाँ पर उसको एक डायग्नोस्टिक डिलेमा में है, सिचुएशंस में है कि क्या मैं ADHD को डायग्नोसिस करूं या फिर देयर इज समथिंग और कुछ और है, ठीक है। अब अगर मान लो उसको ADHD डायग्नोसिस करके मेडिकेशंस या मेडिसिन्स उसको प्रिस्क्राइब करता है, तो दूसरी स्थिति हो सकती है, या फिर अगर पेरेंटल रिजेक्शंस का यहाँ पर सिचुएशंस है तो स्थिति दूसरी हो सकती है। समझ आ रहा है। तो उसने जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो पैटर्न ऑफ पेरेंटल रिजेक्शंस का है, पेरेंट के द्वारा वो प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसके कारण उसके अंदर एक क्षोभ है, ठीक है ना, एक रिसेंटमेंट है। और वो जो हाइपर एक्टिव है इसका मुख्य रीजन ये है कि वो अटेंशन चाहता है, ही वांट टू गेन अटेंशन, ठीक है ना। तो एक स्थिति ये हो सकती है, एक स्थिति तो जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से ADHD हो सकता है, और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि हो सकता है ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि जो बच्चा है वो उसको पर प्रॉपर केयर नहीं दिया जा रहा है, घर पर उसको कोई टेंशन नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या है कि अटेंशन चाहता है, ही वांट टू गेन अटेंशन,
एंड टू गेन अटेंशन ही इज बिहेविंग इन दिस वे, इस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है। एक एक कोई स्थिति टाइम नहीं दे रहा, उसकी वजह से उसका बिहेवियर हाँ, चेंज हो जाता उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्लासेस में जो इस प्रकार के एरेटिक बिहेवियर कर रहा है या इस टाइप से जो उसके बिहेवियर पैटर्न है, इसका मुख्य उद्देश्य ये हो सकता है कि वह चाहता है कि लोग मुझे भी ध्यान दे, मुझे भी अटेंड करें, क्योंकि घर में नेग्लेक्टेड है, अटेंशन है। स्कूल में भी इसी ढंग से नेग्लेक्टेड फील कर रहा है। तो शायद ये सारे एक्टिविटीज या बिहेवियर पैटर्न का एक रीजन वो भी हो सकता है। नाउ ये डिलेमा की स्थिति है न्यूरोलॉजिस्ट के पास, ठीक है ना। सो उसने कहा कि अब इसको साइकोथेरेपिस्ट के पास भेजना ज़्यादा उचित होगा। इंस्टेड ऑफ ADHD, डायग्नोसिंग द ADHD, उसको एक साइकोथेरेपिस्ट यानी साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना ज़्यादा जरूरी होगा, ठीक है ना। अब देखिए सिम्टम्स लगभग एक बीमारी को भी दिखा रहा है, और सिम्टम्स एक तरफ कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर किसी प्रकार का गलत डायग्नोसिस हो जाए, मान लीजिए कि अगर उसने यह डायग्नोसिस किया कि बच्चे को ADHD है, ठीक है, अगर इस प्रकार के गलत डायग्नोसिस हुआ तो क्या करेगा, वो दवाई चलाएगा, है कि नहीं। और दवाई चलाएगा तो उसका साइड इफेक्ट होगा, दवाई का साइड इफेक्ट होगा, और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो जाएगा नहीं, बिकॉज यह प्रॉब्लम जो है वो बायोलॉजिकल नेचर का नहीं है, यह प्रॉब्लम जो है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजन का है। तो अगर दवाई चला लिए तो दवाई का एक साइड इफेक्ट आएगा, और दूसरी ये है कि वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा, प्रॉब्लम भी ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यह प्रॉब्लम उसकी और बढ़ते जाएगी, क्योंकि दवाई इस स्टेज में इफेक्टिव नहीं होगा, प्रॉब्लम बायोलॉजिकल नेचर का नहीं है, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल नेचर का है। तो दवाई चलते रहेगी, प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, प्रॉब्लम और भी स्ट्रांगली उसका एस्टेब्लिश होते चला जाएगा, और भी टाइम लिमिट का आ रहा है, आ रहा इस मीटिंग के कितना, कोई बात नहीं, उस समय भी आया था। चलो पढ़ो जब तक चलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो ये दो स्थिति हो जाएगी कि उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाएंगे। दूसरी चीज यह भी है कि समस्या सिर्फ बिल्ली के साथ नहीं है, समस्या किसके साथ है, पेरेंट्स के साथ भी है, ठीक है ना। तो पेरेंट्स जो है ये अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर ये बोल दे कि इसको ADHD है, तो पेरेंट्स तो अपने प्रॉब्लम्स जो समस्या उनके द्वारा उत्पन्न हुई है उसको तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो सारे किसके ऊपर जाएगा, बिल्ली के ऊपर जाएगा कि भाई बिल्ली बायोलॉजिकली हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसको ये डिजीज है, ADHD है, उसकी दवाई दो, उसका उपचार करो ना। यहाँ समस्या एकदम ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर गलत ढंग से डायग्नोसिस हो गया तो समस्या का एक और भी विभत्स रूप हो सकता है, ठीक है ना। इसका एक दूसरा तरीका डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है बीमारी जानना, बहुत जरूरी है ना। इसका एक दूसरा रूप भी हम सोच सकते हैं, मान ले ऐसा है कि इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं, वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के जाने या साइकेट्रिस्ट के जाने के पहले वो साइकोथेरेपिस्ट के पास गए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है। और उसको प्रॉब्लम जो है वो बायोलॉजिकल नेचर का है, यहाँ पर दूसरी स्थिति ये साइकोलॉजिकल का नहीं है, बायोलॉजिकल नेचर का है, यानी कि अगेन दूसरी गलती कि इस बार वो प्रॉब्लम बायोलॉजिकल नेचर का है और पेरेंट्स किसके पास गए हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं। तो अगर वहां पर ट्रीटमेंट उसका साइकोलॉजिस्ट चालू कर दे, ठीक है ना, और मेडिकेशन वहाँ जरूरी होता है, उस कंडीशंस में उसको मेडिसिन की जरूरत है, और वहाँ मेडिसिन न देकर एक लंबा ट्रीटमेंट चले और उसको कोई ज़्यादा फायदा ना हो, तो इससे अगेन समय का नुकसान होगा, उसको और फिजिकल हार्म होगा, क्योंकि डे बाय डे क्योंकि बायोलॉजिकल नेचर का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे एपिसोड में असेसमेंट का मैं वैल्यू बताने जा रहा हूँ। अगर यह न्यूरोलॉजिस्ट जो था अगर बढ़िया से असेस नहीं करता इस केस को, ठीक है ना, अगर असेसमेंट बढ़िया से नहीं किया होता तो समटाइम्स वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बता के उसका दवाई शुरू कर देता। दूसरी तरफ
अगर ये साइकोथेरेपिस्ट के पास गए होते और बायोलॉजिकल नेचर होता, अगर वहां भी बढ़िया से असेस नहीं किया होता, तो वह अपना ट्रीटमेंट यानी कि साइकोथेरेपी शुरू कर देता और प्रॉब्लम बायोलॉजिकल नेचर का होता है, तो दोनों जगह समस्याएं उत्पन्न हो जाती। तो यहाँ पर यह बताने का उद्देश्य यह था कि असेसमेंट जो होता है, यानी कि जब आपके पास पेशेंट्स आता है, उस पेशेंट्स को असेसमेंट अगर बढ़िया से नहीं होगा तो हम जो है सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। यही हमने स्टार्टिंग में बताया था। असेसमेंट जो होता है कि पेशेंट्स के रिगार्डिंग सारे इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते हैं, यानी कि उसकी पास्ट बिहेवियर पैटर्न, उसके मेंटल स्टेटस, है कि नहीं। एक बार और देखते हैं असेसमेंट्स में हमने क्या लिखाया था। ठीक है, असेसमेंट जो क्या होता है, अगेन गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स, उसके मेंटल स्टेटस के बारे में, बिहेवियर के, बैकग्राउंड के, फैमिली हिस्ट्री, इन सारे चीज़ों के बारे में हम जो असेस करते हैं, असेसमेंट है, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो अगर न्यूरोलॉजिस्ट ने इसको बढ़िया से असेस नहीं किया होता तो सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकता था। ठीक है, तो यह जरूरी है कि किसी प्रकार के जो पेशेंट्स हैं उसका असेसमेंट्स जो है वो जुडिशियसली या अच्छी तरीके से किया जाए, होना चाहिए। तो असेसमेंट से जो बेसिक असेसमेंट्स क्वेश्चंस होते हैं या बेसिक असेसमेंट से जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस यहाँ पर जो हमें नजर आ रही है उसमें ये होगी कि हम यहाँ अगर अच्छी तरह से असेसमेंट करेंगे तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है वो बायोलॉजिकल नेचर का है या फिर प्रॉब्लम जो है बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल नेचर का है। ठीक है ना, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है किसी प्रकार के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ठीक है ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो उसका असेसमेंट से यह डिसाइड करना है कि भाई ये जो पेशेंट्स हैं इसको साइकोथेरेपी चाहिए या मेडिकेशन की जरूरत है। अगर मेडिकेशन चाहिए तो इसको रेफर किया जाएगा साइकेट्रिस्ट या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के पास, साइकोथेरेपी चाहिए तो फिर उसको साइकोथेरेपी दी जाएगी। तो यहाँ पर असेसमेंट्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी असेसमेंट का इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी केस में। तो इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जाएंगे इसमें असेसमेंट को ही पढ़ेंगे, असेसमेंट के डिफरेंट जो तरीके हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। तो एक मिनट, कितना टाइम लिमिट बता रहा है अभी? टाइम लिमिट नहीं बताया था ना, बस लिखा था। अच्छा लिखा ही था ना। असेसमेंट का जो फर्स्ट टेक्निक है उसमें लोग पढ़ेंगे इंटरव्यू मेथड, ठीक है ना, साक्षात्कार विधि। तो क्या होता है साक्षात्कार विधि, कुछ बता सकते हैं? व्हाट इज इंटरव्यू मेथड? सर जानना क्या? उसके बारे में, असेसमेंट का ही हाँ, असेसमेंट का एक तरीका है, एक मेथड है जिसमें कि हम इंटरव्यू मेथड बोलते हैं इसको। यह जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक इंटरव्यू मेथड जो होता है एक बहुत ही कोर एलिमेंट है। समझ में आ रहा है ना, एटलीस्ट सारे साइकोलॉजिस्ट को इंटरव्यू मेथड यूज करना है, इनको जानना चाहिए कि इंटरव्यू मेथड हम कैसे इंटरव्यू को कैसे कंडक्ट करेंगे। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरव्यू मेथड के बारे में। इसमें हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं इंटरव्यू में, क्या क्या चीज़ डू एंड डोंट क्या क्या है, ये सब कैसे अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इंटरव्यू में एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है और 2 से अधिक व्यक्तियों का इंटरेक्शन होता है ना। वर्बल इंटरेक्शन है, फेस टू फेस होता है। और इंटरव्यू मेथड बताइए क्या क्या हो सकता है इंटरव्यू में, कुछ अपने सिंपल वर्बल इंटरेक्शंस होना जरूरी है। एक सामान्य दूसरे के बारे में जानना। हाँ, सामान्य बोलचाल में और इंटरव्यू में पर्सनल चीजें नहीं सर, इंटरव्यू में हम लोग पर्सनल चीजें शेयर नहीं करते, प्रोफेशनल फेस पे ज्यादा शेयर करते। हाँ पर्सनल पर्सनल मैटर हम शेयर नहीं करेंगे, ओके। और हम जो नहीं यानी कि हमारा इंटरव्यू जो हम ले रहे हैं तो हमारा कुछ न कुछ मोटो और मोटिव होता है कि नहीं। नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं है वो इंटरव्यू में, हमारा जो होता है वो नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं है, जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में हम इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरव्यू में एक बेसिक डिफरेंस यह है कि जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा माइंड सेट है, कुछ गोल
या कुछ अप्रोच, कुछ गोल हमारे दिमाग में रहता है, कोई भी इंटरव्यू होगा तो, है कि नहीं, और उसको हम फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई पेशेंट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ तो एक गोल है कि जो आ रहा है पेशेंट्स, उसके हमको बारे में जानना है, उसके बैकग्राउंड, बैक हिस्ट्री के बारे में जानना है, उसके सिम्टम्स के बारे में जानना है। ये पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ, इस पर्टिकुलर गोल या मोटिव के साथ ही आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर सामान्य बातचीत में हम ऐसा कोई मोटिव से गोल नहीं होता, सामान्य बातचीत क्या करते हैं, सामने कोई मिला तो भाई जो मन में आया अपना बके जा रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर वो कर रहे हैं। मगर इंटरव्यू मेथड जब होगा, जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो नेचुरली है कि कुछ न कुछ हमारे पास गोल होता है, कुछ न कुछ मोटिव होता है, कुछ माइंडसेट्स होता है, और बेस्ड ऑन दैट हमारा इंटरव्यू होती है, उस बेस्ड ऑन दैट हमारा इंटरेक्शंस होता है। क्लियर है। इसी प्रकार का इंटरव्यू, अगर आप जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तो एक माइंडसेट होगा आपको कि भाई हम जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये चीजें हमसे पूछी जाएगी, या ये चीजें हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, है कि नहीं। तो ये दोनों लोग का एक प्रकार से माइंडसेट रहता है कि इंटरव्यूअर जो है वो हमसे ये ऐसा ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो भी जानता है कि मुझे ऐसा ऐसा मुझसे पूछा जा सकता है, या मुझसे जानकारी ली जा सकती है। तो कहने मतलब ये है कि नॉर्मल इंटरेक्शंस में, इंटरव्यू में बेसिक फर्क ये है कि जो इंटरव्यू है वो एक गोल के साथ, एक मोटिव या मोटो के साथ इनिशिएट किया जाता है, और नॉर्मल इंटरेक्शंस में ये पर्पसफुल नहीं होता है। नॉर्मल इंटरेक्शन में कोई विशेष पर्पस से हम नॉर्मल इंटरेक्शंस नहीं होता है, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइज कन्वर्सेशंस है और विद गोल और प्रोपोज ऑफ गोल के साथ हम इसको इनिशिएट करते हैं, ठीक है ना। इंटरव्यू के दौरान हम कभी भी, ऐसा नहीं होता है कि जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम अपने गोल से भटक के या कुछ और चीजें से अपने आप को रिलेट कर लिए, या कुछ और चीजें, ऐसा चीजें हैं जो इररिलेवेंट हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। नॉर्मल इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा। आप बोलचाल की भाषा में ऐसा होता है कि हम कुछ से कुछ बात कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू मेथड बात करेंगे तो हम अपने या जिस कारण से इंटरव्यू हमारा चल रहा है उससे हटके या उससे अलग हम बातचीत या इंटरेक्शन, यानी कि हम ऑलवेज जो है इसी ट्रैक पे रहते हैं, ऑलवेज जो है अपने जो गोल है, जो अपने मोटिव है, या जिस कारण से हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, उस मोटिव या उस गोल पर, उस ट्रैक पर ही हमेशा रहते हैं, यानी हमारा इंटरेक्शन उसी ट्रैक पर चलता रहता है। ये बेसिक डिफरेंस होगा जो इंटरव्यू मेथड है और रेस्ट आता है इंटरेक्शन, ठीक है ना। हो सकता है डिफरेंसेस इंटरव्यू मेथड में, साधारण बोलचाल में, क्योंकि आप प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये डिस्टिंग्विश होना, ये भेद जानना बहुत जरूरी है। तो पहला तो ये है कि हम एक प्रॉपर माइंड के साथ, एक प्रॉपर गोल के साथ हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। और क्या हो सकता है इंटरव्यू में और बेसिक कन्वर्सेशंस में फर्क क्या हो सकता है? हमको आंसर देना होता है, क्वेश्चन कोई पूछता है, इंटरेक्शन में दोनों तरफ से बात होता है। ओके, हाँ, इंटरव्यू मेथड में एक्चुअली जो इंटरव्यूअर्स हैं वो इनिशिएट करते हैं, ठीक है ना। वो समटाइम्स उनका इनिशिएशन ज़्यादा होता है, ये आप कह सकते हैं, रोल ज़्यादा है, बिकॉज वो इंटरेक्शन को इनिशिएट करते हैं। तो एक बात सही है कि ये भी होता है। और कुछ जनरली जो हम जो नॉर्मल कन्वर्सेशंस करते हैं उसमें एक दो चीज और एलिमेंट होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि समटाइम्स हमारा कन्वर्सेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने इज्जत और सम्मान के लिए भी कन्वर्सेशन करते हैं, टू इनहैंस द प्रेस्टीज, मेरी बातें महत्व रखती है कि नहीं। नॉर्मल कन्वर्सेशंस में ऐसा होता है कि हमारा जो प्रेस्टीज के लिए, डिग्निटी मैटर के लिए भी नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान है कि नहीं, मुझे इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, या जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। इस टाइप के माइंडसेट के साथ भी हम लोग बहुत सारे इंटरेक्शन करते हैं, है कि नहीं। मेरी बातें सही है, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे जानकारी है, ठीक है ना। या पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अपने इंटरेक्शन के माध्यम से मैं अपने ज्ञान का या अपने सम्मान का वो क्या करें उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ, इंटरेक्शन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि भाई मुझे नॉलेज है, मुझे असीम ज्ञान प्राप्त है,
एंड थ्रू इंटरेक्शन मेथड या बातचीत के माध्यम से हम इस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा होता है नॉर्मली इंटरेक्शन में। Any personal satisfactions to enhance your prestige, to enhance your values, to enhance your wisdom, sometimes involve in interactions. ठीक है ना, इस प्रकार के इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं हम लोग, यहाँ के अपने ज्ञान का प्रदर्शन। इंटरव्यू जब हम, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन हमारा होता है, यह इंटरेक्शन इस प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है ना, या फिर अपने ज्ञान को दिखाने के लिए या प्रकाशित करने के लिए इंटरव्यू नहीं देते हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसकी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं हम? क्लिनिकल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। वो इंटरव्यू नहीं जो आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं। क्लिनिकल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, जब आपके पास पेशेंट्स हैं, पेशेंट आ रहा है और आप इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू का यहाँ पर्पस ये नहीं होता है कि यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई योरसेल्फ विथ योर वर्बल एक्सीलेंसी या योर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा आप कोई इंप्रेशन नहीं बना रहे हैं, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ये शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि आप ज्ञानी हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू का मतलब नॉर्मल इंटरव्यू में या नॉर्मल इंटरेक्शंस में ये बातें हो सकती हैं, क्लिनिकल इंटरेक्शंस में ये बातें नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो जब नॉर्मल इंटरेक्शन करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर क्या है कि अपने बिलीव्स को, अपने एटीट्यूड को, अपने स्किल को, अपने विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन, डेटा, ये सब चीज़ हम इंटरेक्शन के माध्यम से बताते हैं। अगर क्लिनिकल इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें नहीं है, वहाँ पर आप नहीं बता, ये इसलिए नहीं इंटरव्यू हो रहा है कि आप अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी है। यू आर नॉट टेकिंग इंटरव्यू टू इम्प्रेस योर पेशेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए आप इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। इंटरव्यूज का कॉज, इंटरव्यू का गोल नथिंग एल्स, ठीक है ना। आप यू वांट टू अंडरस्टैंड देयर पेशेंट्स को समझना है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स को समझना है, उसके माइंडसेट को समझना है, उसके पास हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड, इन सारे चीज़ों को समझना है। एंड फॉर कीपिंग दैट इन योर माइंड, इस गोल को ध्यान में रखते हुए यू आर गोइंग टू कंडक्ट द इंटरव्यू, ठीक है ना। नहीं ना कि आप इंटरव्यू जो है अपने इंप्रेशन के लिए ले रहे हैं। ये बेसिक एलिमेंट्स है इंटरव्यू का, ये इंटरव्यू मेथड में आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है फिर हम लोग इंटरव्यू मेथड के बाकी सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इंटरव्यू मेथड को कैसे कंडक्ट करेंगे हम लोग, इंटरव्यूअर्स को क्या क्या ख्याल रखना है। रिलेटेड भेज दीजिएगा ना। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड कुछ भेज दूंगा, थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा पहले से, मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है। इसमें व्हाट्सएप में जो लिखा हो मैं भेज दूंगा, आपको एक बार उसको देख लीजिएगा। इतना समझ में आया? हाँ सर। आज का इंटरेक्शन था बेसिकली यही बताने के लिए कि असेसमेंट क्या होता है। फिर हमने यह बताया कि असेसमेंट क्यों जरूरी होता है। इस स्टडी के माध्यम से हमने देखा कि अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट जो थे, अगर बढ़िया से असेस नहीं किए होते तो डिसीजन लेने में गलत डिसीजन लिए होते, गलत डिसीजन का एक दुष्प्रभाव हो सकता है पेशेंट को। तो हम असेसमेंट्स का इम्पोर्टेंस समझ में आया। अब हम असेसमेंट के अलग अलग मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला मेथड जो है वो हमारा इंटरव्यू मेथड होगा। इंटरव्यू मेथड में हम बताएं, इंटरव्यू जो होता है ये नॉर्मल इंटरव्यू होता है, वो इंटरेक्शंस होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शंस है, ठीक है ना, 1, 2 एंड मोर देन 2 व्यक्ति का। लेकिन ये आम इंटरेक्शन से अलग होता है। इंटरेक्शंस, ये जो इंटरेक्शंस होता है ये पर्पसफुल है, गोल ओरिएंटेड होता है, और बेसिकली गोल ओरिएंटेड होता है, ना कि ये इंप्रेशन फॉर्मेशंस या प्रेस्टीज या किस प्रकार के इंटरेक्शंस या पर्सनल एटीट्यूड या बिलीव्स के हम रिफ्लेक्ट करने के लिए या इसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो हम इंटरव्यू, ठीक है। सोच रहा हूँ लगभग रेगुलर क्लासेस लेते हैं, एक एक 2 दिन के अंतर में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटा क्लास रहेगा मगर रेगुलर रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है मेरा। हाँ सर, ठीक है। ओके, तो अब क्लास बंद करते हैं, चलिए।